हेलो राम राम भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि 27 नवंबर से होने वाला है, इतना समय नहीं है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ें। इसलिए डियर समय को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग फास्ट रिवीजन के मोड में हैं। तो डियर हम लोग संपूर्ण फिजिक्स को मात्र 2 ही वीडियो में कवर किए हैं, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। और आज की इस क्लास में डियर साइंस का बायोलॉजी चैप्टर में हम लोग दूसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में डियर हम लोग 1 से लेके 92 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे डियर 903 से लेके हम लोग 200 तक के मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो के इन तक बने रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है डियर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भैया 93 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि उपस्थिति होती है, यानी मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है भैया, हड्डी, वो कहाँ उपस्थित होती है। तो हम लोग कहेंगे भैया हमारे कर्ण में, यानी मध्य कर्ण में, ठीक है भैया। उसका नाम क्या है भैया, तो उसका नाम है स्टेपिज। क्या नाम है भैया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपिज कहते हैं। जो हमारी छोटी सी हड्डी है वो हमारी स्टेपिज, जो कि कान के मध्य कर्ण में पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर, तो ये जो कान की हड्डी होती है, ये जन्म के समय ही अपनी पूर्ण विकसित रूप में होती है, ठीक है। क्या है भैया, ये जो स्टेपिज कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये जन्म से ही अपने पूर्ण विकसित के रूप में होती है। और मैं बात करूँ डियर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी अस्थि यानी हड्डी की, तो आप लोग कहेंगे भैया कौन है, तो आप कहेंगे वो फीमर है। क्या है भैया, हमारा फीमर यानी जांग की हड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी यानी मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 95। मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन है। मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन है, तो ये है भैया करेक्ट ऑप्शन सी यानी आइरिस। क्या है भैया, आइरिस, ठीक है। आइरिस जो है मानव की सबसे सक्रिय मांसपेशी है। मैं बात करूँ डियर कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन होती है, तो आप कहेंगे सार्टोरियस होता है, जो कि जांघ में होता है, ठीक है भैया। कौन होता है, सार्टोरियस, सार्टोरियस जो कि कहाँ पे होता है भैया, जांघ में होता है। और सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें डियर, तो आप कहेंगे वो जबड़ा का होता है, जिसको हम लोग मेसेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मेसेस्टर कहते हैं। और सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें डियर, जो कि कुल्हा में होती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि हमारे कूल्हे में होती है, ठीक है डियर। और सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें तो कान की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्टेपिडियस, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्वेश्चन है भैया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है, ठीक है भैया। यानी मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन आपका बी, यानी कमर का जोड़, कमर का जोड़, तो ठीक है। कौन सा उदाहरण है भैया, जहाँ पे बाल तथा सॉकेट जॉइंट जैसा दिखता है, तो ये भैया हमारा कमर का जोड़, कमर का जोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 97। स्कैपुला, स्कैपुला क्लेविकल अस्थि पाई जाती है, ठीक है भैया। यानी स्कैपुला क्लेविकल, क्लेविकल नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे भैया ये हड्डी कंधे में पाई जाती है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है भैया। स्पेकुला क्लेविकल एक वक्ष की अस्थि है जो कंधे में पाई जाती है, ठीक है भैया। और स्कैपुला क्लेविकल की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कहेंगे कंधा 2 होते तो कितनी होती है भैया, तो उनकी संख्या 2 होती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्वेश्चन है डियर, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो ये होते हैं भैया 12 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं भैया, 12 जोड़े होते हैं। यदि संख्या में बात करें तो 12 गुणे 2 यानी 24 होते हैं, ठीक है भैया। यानी एक जोड़ी में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, तो उनमें हो जाएंगे भैया हमारे कितने, 24 हो जाएंगे, ठीक है भैया। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्वेश्चन है डियर कि पुरुषों में बंधकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पुरुषों में बंधकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, यानी वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, ठीक है भैया। यानी पुरुषों में बंधकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी कहा जाता है, ठीक है डियर। तो पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग वैसेक्टॉमी कहते हैं, जिसमें जिसमें ऑपरेशन के द्वारा भैया पुरुष के शुक्रवाहिनियों को ब्लॉक कर दिया जाता है,
जिससे वीर्य में शुक्राणु नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में जो नसबंदी होती है भैया उसको हम लोग वैसेक्टॉमी कहते हैं, वैसेक्टॉमी कहते हैं। लेकिन जो मादा में भैया नसबंदी होती है महिलाओं में, तो उसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा अंडवाहिनियों को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे निषेचन के शुक्राणुओं के अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनके बीच फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। तो ये है हमारा मादा, यानी मादा की नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, और पुरुष के बांधकरण यानी पुरुष की नसबंदी को हमको वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। स्त्रियों में रक्तस्राव की यानी स्त्रियों में रक्तस्राव चक्र की विरामा अवस्था समाप्ति को क्या कहते हैं? स्त्रियों में जो रक्तस्राव होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है भैया साइकिल, उसके मतलब विरामावस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भैया रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु, अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को कौन एकत्र करती है? तो आप कहेंगे भैया तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है भैया। तो फैलोपियन ट्यूब ही क्या करती है भैया? अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को एकत्र करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है डियर हमारा, महिलाओं में आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि क्या होती है? तो क्या होती है भैया? तो आप लोग कहेंगे 28 दिन की होती है। ठीक है भैया, कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। तो जिस मादा में प्राइमेट्स जो होता है भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कितने दिन की होती है? ये 28 दिन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। 103 क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? यानी भैया जो स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण होते हैं वो किस हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन भैया बी, यानी एस्ट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा भैया? एस्ट्रोजन के द्वारा। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास में सहायक होता है, जिससे भैया कि महिलाओं में वृद्धि का हार्मोन भी कहा जाता है, जिसे भैया इसको महिलाओं में वृद्धि का हार्मोन भी कहते हैं। और इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा, यानी महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा क्या होता है भैया? गर्भाधारण का हार्मोन भी कहलाता है। तो जो महिलाओं में गर्भाधारण का हार्मोन होता है वो क्या होता है भैया? हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 104 क्वेश्चन, स्त्रियों में अंडे का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है? ठीक है भैया, यानी स्त्रियों में अंडे का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये है भैया एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया ए। ठीक है, तो स्त्रियों में अंडे का निर्माण एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। टेस्टोस्टेरॉन नर जनन हार्मोन होता है, तो ये स्त्रियों में होता है भैया। लेकिन अगर मैं पुरुषों में बात करूँ तो आप लोग वहाँ क्या कहेंगे? यानी पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है डियर कि मादा मानव में निषेचन स्थल है, मादा मानव में निषेचन स्थल है वो क्या है भैया? तो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी। ठीक है, अंडवाहिनी को हम लोग फिलिपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी को हम लोग फैलोपियन नालिकाएं भी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है डियर, और इसके यानी इस फैलोपियन ट्यूब के एक सिरे पर अंडाशय से तो दूसरे सिरे पर गर्भाशय से जुड़े होते हैं। ठीक है भैया, और अंडवाहिनी का जो प्रारंभिक भाग होता है ना उसको हम लोग फिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिम्बरी कहते हैं, जिसपे अंगुली नुमा उभार होता है, जो अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूँ डियर फिम्बरी के जो पिछले एम्पुला नामक भाग होता है, जहाँ पर अंडाणु लगभग 48 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। यदि इस 48 घंटे के दौरान यदि कोई भी शुक्राणु आ जाए तो निषेचन की क्रिया यहाँ पे हो जाती है। ठीक है भैया, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 कि नियासिन, नियासिन जिसे विटामिन B3 कहा जाता है की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो भैया विटामिन B3 नियासिन से कौन सा रोग होता है जिसकी कमी से? तो आप लोग कहेंगे पेलाग्रा रोग। ठीक है भैया, कौन सा रोग होता है भैया? तो आप कहेंगे भैया पेलाग्रा रोग होता है, जो कि नियासिन विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर तो जो विटामिन B3 है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है भैया, इसमें है जल में घुलनशील विटामिन है। एक और भी विटामिन है जो सी है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है भैया हमारे जल में घुलनशील हैं। ठीक है, और इसके स्रोत हैं दूध, मछली, मांस, यकृत, अंडे, ये सब चीज़ें खाने से हमारे विटामिन B3 की
पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्वेश्चन है भैया हमारा कि 107 क्वेश्चन क्या है डियर, आहारी रेशों का मुख्य स्रोत क्या है। 107 क्वेश्चन है, आहारी रेशों का मुख्य स्रोत क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, यानी साबुत खदान। साबुत खदान, ठीक है भैया। तो आहारी रेशों का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोग कहेंगे साबुत खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो भैया कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी टेकोफेराल। टेकोफेराल एक ऐसा हार्मोन है भैया जो कि वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो मैं बात करूँ, कल विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे भोजन में तो होता ही है, ठीक है भैया। लेकिन अगर मैं इनके विलेयता के आधार पर कहूँ तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो जो वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में कौन घुलनशील होते हैं भैया, तो वसा के जो घुलनशील विटामिन है तो आप कहेंगे ए हो गया, ठीक है भैया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है, के हो गया। अगर मैं इनके रासायनिक नाम की बात करें डियर, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है भैया टेकोफेरॉल। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है भैया नेर्थोक्यूनिन। जो ये सभी हमारे वसा में घुलीन विटामिन हैं। किसमें भैया, वसा में घुलनशील विटामिन है। लेकिन मैं बात करूँ डियर, अगर पानी में घुलनशील यानी जल में घुलनशील विटामिन का, तो हमने बताया आपको कि बी है और सी है। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन हमारे जल में घुलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्वेश्चन है डियर, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग कहेंगे भैया किलोसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भैया ये कौन सी विटामिन है, तो आप लोग कहेंगे राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है, तो आप लोग कहेंगे भैया B2 का। किसका भैया, B2 का। B2 का रासायनिक नाम क्या है भैया, राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 110। कार्बोहाइड्रेट किस कैलोरी में मात्रा होती है, यानी एक कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी में कितनी मात्रा होती, तो आप लोग कहेंगे 4 कैलोरी प्रति ग्राम। 4 कैलोरी प्रति ग्राम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 111। भैया क्वेश्चन 111 क्या है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल, ठीक है भैया। विटामिन सी का क्या है रासायनिक नाम, तो कहेंगे आप लोग एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। मैं बात करूँ डियर की जो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है ये विटामिन सी है, लेकिन कैल्सीफेरॉल क्या है, तो ये है भैया विटामिन डी। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो आप लोग कहेंगे विटामिन डी। लेकिन जो पेंटाथॉनिक अम्ल है भैया, यानी पेंटाथॉनिक एसिड, ये किसका रासायनिक नाम है, तो आप लोग कहेंगे B5 का। B5 का, ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल किसका है भैया रासायनिक नाम, तो आप लोग कहेंगे B9 का, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये B9 का रासायनिक नाम है, और पेंटाथॉनिक अम्ल B5 का है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन है, तो रक्त का थक्का कौन बनाता है भैया, तो कहेंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी विटामिन के। विटामिन के, ठीक है भैया। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम क्या है, तो ये है भैया प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, क्योंकि यह जो विटामिन बी का के है, विटामिन के है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है। और इसका रासायनिक नाम नेप्थोक्यूविन या फ्लोक्यूविन या मेनाक्विनिन, कुछ भी आप कह सकते हैं, यानी कुछ भी मतलब ये 3 नाम से भी जानते हैं इसके रासायनिक, यानी रासायनिक नाम विटामिन के का क्या हो जाएगा, नेप्थोक्यूनिन, फ्लोक्यूनिन या मेनाक्यूनिन नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या है 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया बी, 9.1 किलोग्राम, 9.1 कैलोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा 114। असंतृप्त वसी अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। 114 क्वेश्चन है, असंतृप्त वसी अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो किस में उपस्थित होते हैं भैया, तो आप लोग कहेंगे तेल में, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भैया ए, ठीक है।
तो तेल में असंतृप्त वसी अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है। जबकि असंतृप्त की बात करें डियर, असंतृप्त वसाएं की बात करें तो इसमें जैसे तापमान पर द्रव अवस्था में होती है ना, तो जैसे घी हो जाता है, बटर हो जाता है, मक्खन हो जाता है ना, इन सभी में भैया हमारा क्या होता है, असंतृप्त वसी अम्ल सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है भैया हमारा, क्या है 115 क्वेश्चन कि रतौंधी एवं जीरो पैथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी एवं जीरो पैथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए यानी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है भैया, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग कहेंगे रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ डियर, तो इस कंडीशन में जो होते हैं ना, आंखें हमारी एकदम शुष्क हो जाती हैं ना, जिसके संक्रमण होने से आँख में जैसे खुजली होता है, लाल होने दिखता है, तो इस टाइप का जो लक्षण हो दिखते हैं हमारे रतौंधी की बीमारी में। ठीक है जी, इसका कमी किसके कमी कारण होता है, तो आप लोग कहेंगे विटामिन ए की कमी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, घातक एनीमिया, घातक एनीमिया क्या होता है डियर। तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया ए यानी विटामिन B12 की कमी को हम लोग कहते हैं घातक एनीमिया। घातक एनीमिया जिसका रासायनिक नाम की मैं बात करूँ यानी B12 का जो रासायनिक नाम है भैया, उसका रासायनिक नाम क्या है B12 का, तो आप लोग कहेंगे कोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन B12 का क्या नाम है रासायनिक, साइबोकोबालामीन। ठीक है भैया, विटामिन B12 को कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिन B12 किस में पाया जाता है भैया, तो आप लोग कहेंगे कोबाल्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा 170 क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो 170 क्वेश्चन है डियर हमारा कि पारिस्थितिकी शब्द दिया गया है, यानी पारिस्थितिकी शब्द दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यानी रीटर के द्वारा। तो पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया भैया, तो रीटर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर, तो इसमें विस्तृत अध्ययन ओपी ओडम द्वारा दिया गया है। इन्हें पारिस्थितिकी का जनक भी कहते हैं, यानी ओपी ओडम का। तो पारिस्थितिकी शब्द दिया गया है भैया रीटर के द्वारा, लेकिन मैं बात करूँ डियर कि इसका विस्तृत अध्ययन, ठीक है, विस्तृत अध्ययन जो किसके द्वारा किया गया है, तो ओपी ओडम के द्वारा। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, तो रीटर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन है, प्राकृतिक के वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं वे कहलाते हैं क्या है भैया, तो ऑप्शन नंबर ए यानी उत्पादक कहलाते हैं। ठीक भैया, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 क्वेश्चन डियर हमारा है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। यानी एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन डी होगा यानी अपघटक। अपघटक, ठीक है, ठीक है, तो किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है भैया, तो अपघटक की होती है। तो अपघटक क्या आते हैं भैया, वे मुख्य रूप से वे जीवाणु या कवक जिनका समावेश मरे हुए उपभोक्ताओं के साधारण भौतिक तथा तत्व या विघटित कर देते हैं, फिर से उन्हें वायुमंडल में मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो अपघटक होते हैं ये हमारे खाद्य श्रृंखला में इसलिए सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं भैया, हमारे जीवाणु यानी कवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 120, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है, किसने दिया था भैया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी एजी टेंसले। एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, एजी टेंसले ने जो पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया था भैया ना, ये 1935 में दिए थे। किस सन में दिए थे, 1935 में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है, तो जैविक घटक कौन सा नहीं है, तो भैया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए यानी डी, क्या हो जाएगा भैया, नमी। नमी जो है हमारा जैविक घटक नहीं है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 क्वेश्चन है, लवड़ी समुद्र तट नम स्थल के पादपों को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, तो आप लोग कहेंगे लवड़ो मृदो भिद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लवड़ो मृदो भिद, लवड़ मृदो भिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन है डियर, पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जाति का और उनके वातावरण के बीच के जैव संबंध पर विचार करती हैं वो क्या कहलाते हैं,
तो इनको हम लोग कहते हैं ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहते हैं उनको, हम लोग कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124। 124 क्वेश्चन है हमारे डियर कि खाद्य श्रृंखला में एक सही क्रम क्या है, यानी निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला क्या है। तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया इसमें आपका डी, यानी सबसे पहले क्या आता है, घास आता है। ठीक, घास को कौन खाता है भैया, टिड्डा खाता है, और टिड्डा को खाते हैं मेढक, और मेढक को खाते हैं सर्प, और सर्प को खाते हैं बाज। तो ठीक है डियर, ये आपका बढ़ते क्रम है, यानी सबसे पहले घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सर्प, सर्प के बाद बाज आएंगे। तो ये हमारी सबसे सही खाद्य श्रृंखला है। ठीक है डियर, मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 125, यानी एक पोषी स्तर को अपने पूर्ववर्ती स्तर से लगभग कितनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी 10%। ठीक है डियर, यानी जब हम किसी अपनी पूर्ववर्ती पोषक स्तर से, यानी जैसे घास से अगर टिड्डा भोजन ले रहा है भैया, तो कितना प्रतिशत ये ऊर्जा उपलब्ध करेगा, तो 10%। ठीक है, जैसे टिड्डा से मेढक लेगा तो मेढक को एक्स्ट्रा एनर्जी कितना मिलेगा डियर, तो आप कहेंगे 10% मिलेगा। ठीक है, और यह विचार किसने दिया था भैया, तो आप लोग कहेंगे कि लिंडमैन ने दिया था। ठीक है भैया, किसने दिया था, तो आप कहेंगे भैया लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। 126 नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 126। वह परिघटना जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, वो कहलाता है क्या, यानी वह परिघटना क्या कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कमेंसेल्जम, कमेंसेल्जम कहते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं भैया, कमेंसेल्जम कहते हैं, जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी प्रजाति को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो ऐसी परिघटना को हम लोग कहते हैं कमेंसेल्जम कहते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। अपूर्ण चार कोष्ठी हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं। ठीक है भैया, यानी अपूर्ण चार कोष्ठी हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं। तो आप लोग कहेंगे भैया सरीसृप, सरीसृप समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्वेश्चन है भैया कि एक समुद्री उपस्थित मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है वह क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी टारपीडो। क्या कहते हैं भैया उसको, टारपीडो कहते हैं। एक समुद्री उपस्थित मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो इसे मछली को हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो हम कहते हैं उसको टारपीडो कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, टारपीडो कहते हैं, जो कि लगभग 50 से 60 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करती है। बहुत खतरनाक मछली है भाई। ठीक है, अगर इसको आप टच करेंगे तो ये ऐसा शॉट मारेगी कि कहने की बातें नहीं, कि आप वहीं अपने आप को डिस्चार्ज कर लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 129। समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं। समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया बी, यानी टीनोफोरा, टीनोफोरा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी टीनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्वेश्चन है भैया, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में किसके माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। यानी जो आर्थ्रोपोड जीव है डियर, वो किसके माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, यानी मैल्पी, मैल्पीघियन नलिकाएं के माध्यम से। आर्थ्रोपोड के जो जीव होते हैं डियर, मैल्पीघियन नलिकाएं के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी असमतापी है, असमतापी है। तो आप लोग कहेंगे भैया ये है शार्क। ठीक है, कौन है भैया, शार्क है, जो कि एक असमतापी प्राणी है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर मैं बात करूँ असमतापी की, तो आप कहेंगे वे जंतु जो अपने शरीर का आंतरिक तापमान, वे जंतु जो अपने शरीर का आंतरिक तापमान बाहरी तापमान के वातावरण के बदलते हुए तापमान के अनुसार अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं असमतापी। ठीक है डियर, जैसे सरीसृप हो जाते हैं, कीट हो जाते हैं, उभयचर हो जाते हैं, शार्क हो जाते हैं ना, ये सभी हमारे असमतापी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समतापी की बात करें डियर, तो आप कहेंगे वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित रखते हैं,
तो असमतापी में वो अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं रखते हैं, लेकिन समतापी में भैया जंतु अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित रखते हैं, जो बाहरी पर्यावरणीय बदलाव होने के बावजूद भी उनके शरीर पर कोई बदलाव नहीं आता, उनके शरीर के तापमान में कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसे ऐसे तापी को हम लोग कहते हैं भैया समतापी जीव, जिसमें पक्षी आते हैं, कुछ स्तनधारी जीव आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्वेश्चन है भैया हमारा, क्या है तो आप लोग कहेंगे 130 क्वेश्चन है, केचुआ निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संघ में संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सी, यानी एनिलिडा। किस संघ में आता है भैया? एनिलिडा संघ में आता है। ठीक है, मैं बात करूँ डियर आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी, जैसे तिलचट्टा होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं भैया? आर्थ्रोपोडा में मैं बात करूँ तो तिलचिट्टा आते हैं, झींगा आती हैं, ठीक है, केकड़ा आते हैं, मछली आती हैं, खटमल आते हैं, मक्खी मच्छर, ये सभी हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, और बात मैं डियर करूँ अगर मोलस्का संघ में, यानी जो ये मोलस्का संघ भैया, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो आप कहेंगे घोंघा आते हैं, सीपी आते हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ की बात करूँ डियर तो प्रोटोजोआ में आप कहेंगे अमीबा आते हैं। ठीक है, अमीबा आते हैं, एंटा आते हैं, फिर हिस्टोलिटिका आते हैं। ये सभी हमारे किस में आते हैं भैया? प्रोटोजोआ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 133। 133 क्वेश्चन है, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म या चपटे क्रीम भी कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, यानी प्लेटी हेलमिन्थेज को, प्लेटी हेलमिन्थेज फाइल को कहते हैं भैया हम लोग फ्लैम वर्ड चपटे क्रीम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्वेश्चन है भैया कि ऑक्टोपस ऑक्टोपस डैश संघ के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भैया हमारे मोलस्का संघ के अंतर्गत, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भैया बी। तो ऑक्टोपस हमारे मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, और मैं बात करूँ डियर की जो एनेलमिया है, एनेलमिया जो है ये समुद्री मोलस्का हैं। ये क्या है भैया? हमारे समुद्री मोलस्का हैं, जैसे घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्क्वेड हो गया, क्लोसल हो गया, ये सभी हमारे क्या है भैया? मोलस्का ऑक्टोपस संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो कौन सा जीव भैया मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो कहेंगे आप लोग भैया डॉग फिश। कौन सा? डॉग फिश, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है भैया, तो डॉग फिश जो होता है भैया ना, इसको हम लोग स्क्लाडियन डॉन भी कहते हैं, स्क्लाडियो डॉन भी कहते हैं। ये कार्डेटा संघ के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या है भैया हमारा? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं डियर, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं? तो कौन है भैया प्रोटोजोआ संघ के जीव? तो आप कहेंगे अमीबा है, पैरामीशियम भी है, यूग्लिना भी है, यानी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है भैया, अगर मैं प्रोटिस्टा प्रथम प्रयोक्रोटिक थे, लेकिन इस जगत में एक कोष के जीव आते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ ये सब क्या है भैया? प्रोटिस्ट हैं, और ये अधिकतर मृदा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर 137। नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? तो भैया आंख का किस भाग का प्रयोग हम लोग प्रत्यारोपण के लिए करते हैं? तो आप लोग कहेंगे भैया कार्निया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है भैया, कार्निया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेत्रदान के समय भैया ना, नेत्र का जो कौन सा भाग लोग दान करते हैं, तो ये कार्निया भाग ही निकाला जाता है। ठीक है, जो कि दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भैया कि नेत्रदान कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं, तो किसी भी वायु वर्ग के व्यक्ति हों जो अपनी चाहें तो अपनी कार्निया को दान कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो चश्मा पहनते हों या मोतियाबिंद वाले भी हों, वो भी ऑपरेशन करा चुके हों, वो भी अपना नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्वेश्चन है डियर, रेटिना से प्रतिबिंब को मानव मस्तिष्क तक भेजने वाली तंत्रिका है, तो कौन सी तंत्रिका है भैया? तो आप लोग कहेंगे ये है हमारा फर्स्ट, यानी दृक् तंत्रिका, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। ठीक है भैया, कौन सी तंत्रिका? तो आप कहेंगे दृक् तंत्रिका है, जो रेटिना से प्रतिबिंब को मानव मस्तिष्क तक भेजने वाली तंत्रिका है, और यह मस्तिष्क में वैद्युत संकेतों को भी पहुंचाता है। ठीक है भैया, यह मस्तिष्क में वैद्युत संकेतों को भी पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 139।
मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? यानी जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें पूछ रहा है मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? तो आप लोग कहेंगे भैया कैमरे से की जाती है। किससे की जाती है भैया? कैमरे से की जाती है, ठीक है। जो कि आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसको हम लोग जिन्हें नेत्र लेंस भी कहते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्वेश्चन है डियर, आंखों का गोल बनाए रखने वाले द्रव्य का नाम क्या है? यानी आंखों को गोल बनाए रखने वाले द्रव्य का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया हमारा क्या? बी, यानी कचाप द्रव कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भैया? कचाप द्रव कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है डियर। यानी नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के जो भाग है जिसको हम लोग कचाप कक्ष कहते हैं, इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कचाप द्रव, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। आंखों में 141 क्वेश्चन, आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है भैया? ऑप्शन नंबर सी, नेत्र पटल यानी कार्निया कहा जाता है, ठीक भैया। क्या कहा जाता है? नेत्र पटल यानी कार्निया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य स्तनधारियों में कौन करता है? तो ये है करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए, यानी कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव, ठीक है। किस कौन करता है भैया? कर्ण पल्लव करता है। ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य स्तनधारियों में कौन करता है? तो कर्ण पल्लव करता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपिज नामक सबसे छोटी अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ होती है भैया? तो ये होता है हमारे मध्य कान में, ठीक भैया। कहाँ होता है? मध्य कान में होता है। आप देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न का स्टेटस, यानी पहले तो पूछता था कि स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती, तो डायरेक्ट ऑप्शन बन जाता था कि कान, और अब पूछ रहा भैया कान में कहाँ पाया जाता है। एक बाह्य कान का भी ऑप्शन दे दे रहा है, एक मध्य कान का। तो स्टेपिज जो पाई जाती है, जो अस्थि, वो हमारे मध्य कान में पाई जाती है, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 144। मानव आंख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है भैया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका यहाँ पे डी, यानी सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? तो 145 क्वेश्चन है डियर कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो बीसीजी का भैया, ठीक है। कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैसिलस कामेट गुएरिन, ठीक है भैया। इसका बीसीजी का फुल काम क्या है? वैसिलस और सी से क्या हो जाएगा? कॉमेटी, और जी से हो जाएगा भैया गुएरिन, ठीक है भैया। जो कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः यह वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 146। हाइड्रोफोबिया रोग है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है भैया? तो ये रेबीज की वजह से होता है, ठीक है भैया। किसकी वजह से होता है? रेबीज की वजह से होता है। रेबीज कैसे होता है भैया? ये होता है कुत्ते के काटने से, ठीक है। कुत्ते के काटने के बाद जो घाव में संक्रमण फैलते हैं भैया ना, उससे ही रेबीज होता है, ठीक है। मैं बात करूँ डियर कि रेबीज जो है स्वयं कुत्ता भी अगर पागल होकर काट ले, स्वयं खुद को, यानी स्वयं कुत्ता भी पागल होकर मर जाता है, तो यह भी किसके कारण होता है? वो रेबीज के कारण ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्वेश्चन है डियर कि अमीबियसिस अमीबिक दस्त किससे होता है? अमीबियसिस अमीबिक दस्त किससे होता है? तो आप लोग कहेंगे भैया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 148। तो ये है एक यक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं भैया टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं भैया? टर्नर सिंड्रोम। एक गुणसूत्र की हानि से नारियों में जो होने वाला विकार है उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इससे पीड़ित महिलाओं का कद छोटा तथा उनका जो जननांग होता है अविकसित होता है,
और ऐसी महिलाएं भैया ने कभी माँ नहीं बन सकती हैं। ऐसी महिलाएं भैया कभी माँ नहीं बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। 149 क्वेश्चन है भैया हमारा, क्या है 149 क्वेश्चन, तो हम कहेंगे तापेदिक का कारण है, यानी तापेदिक का कारण है, तो आप लोग कह लेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे तपेदिक का मुख्य कारण होता है। यानी जो तपेदिक को टीबी टीबी या एस्थमा ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रकार का जीवाणु संक्रमण रोग है। ठीक है भैया, ये मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करता है। जैसे जो टीबी होता है ना, ये मुख्यतः क्या करता है भैया, हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, और मैं बात करूँ, ये एक संक्रमण बीमारी है। ठीक है, और इससे जो संक्रमित व्यक्ति है उसके थूकने, छींकने, खांसने आदि के माध्यम से दूसरे भी व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, यह एक संक्रामक संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो किसके कारण उत्पन्न होता है भैया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी बुचेरेरिया बेनोक्राफ्टी। बुचेरेरिया बेनोक्राफ्टी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 151। 151 क्वेश्चन है डियर, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यानी जो ट्रिपल वैक्सीन टीका है भैया, वो नवजात शिशु को किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन भैया बी, यानी काली खांसी टिटनेस डिप्थीरिया के। ठीक है, काली खांसी टिटनेस डिप्थीरिया नामक जो बीमारी है, इसके प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करती हैं इनसे लड़ने की। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है, तो यह है भैया हमारा पित्त ज्वार। कौन सा भैया, पित्त ज्वार एक वायरस जनित रोग है जो किसी संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है भैया, मैं बात करूँ अगर पित्त ज्वार जो फैलता है भैया कैसे मच्छर के काटने से, तो आप लोग कहेंगे मादा मच्छर के काटने से। ठीक है भैया, किस कौन से मच्छर को, यानी मादा मच्छर, क्या नाम है इसका, एडीज मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 153। 153 क्वेश्चन है भैया कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम किसके द्वारा प्रवेश करता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, यानी मादा एनाफिलीज के द्वारा। मादा एनाफिलीज के द्वारा, तो प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 154। 154 क्वेश्चन है डियर हमारा यहाँ पे कि बिडल 154 क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रोग का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बिडाल परीक्षण के द्वारा भी कौन से रोग का परीक्षण किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन बी, यानी टाइफाइड का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड बीमारी का परीक्षण किया जाता है बिडाल परीक्षण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है भैया, तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटस को जानते हैं। ठीक है भैया, तो प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में किसे जाना जाता है, तो बायोफाइटस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। 156 क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन ऐसा पादप है जिनमें संवहन, आपूर्ति तथा स्पोर्स का उत्पादन होता है परंतु बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भैया, बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पादप को हम लोग टेरिडोफाइट पादप कहते हैं। टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, तो किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, तो आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरेला नामक एक सवाल होता है जिसका उपयोग हम लोग अंतरिक्ष अनुसंधान में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 158। 158 क्वेश्चन है डियर कि नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती हैं तो किस में होती हैं भैया, तो आप लोग कहेंगे कांटों में। ठीक है, किस में रूपांतरित होती है भैया, कांटों में। तो नागफनी एक मृदुभिद पादप है जो शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। जो नागफनी है भैया ना, ये शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं
और मैं बात करूँ जो इनकी पत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे किस में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी इनका तना जो चौड़ा इतना मांसल हो जाता है, इनकी पत्तियाँ का भी कार्य करता है। जो इनका भैया तना है इतना चौड़ा हो जाता है ना कि इनकी पत्तियाँ का काम करता है। ठीक है, जिन्हें पर्ण का स्तंभ भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया, पर्ण का स्तंभ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, अदरक माना जाता है। अदरक क्या माना जाता है भैया, तो आप लोग कहेंगे प्रकंद माना जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग रहीजोम कहते हैं, यानी प्रकंद क्या माना जाता है किसको भैया, अदरक को। अदरक एक प्रकंद है जो भूमिगत तने रूप में रूपांतरित करता है, जो भूमिगत तने रूप का रूपांतरित करता है। यह एक बहुवर्षीय मांसल भूमिगत तना है जिस पर पंद्विवर्धित और पर्व पाए जाते हैं। ठीक है भैया, इनके अंतर्गत सलकंद हो जाते हैं, प्याज हो जाते हैं। ठीक है भैया, ये प्रगंध के अंतर्गत आते हैं प्याज। ठीक है, सलकंद, सलकंद आप कहेंगे। उसके बाद लहसुन आप कह सकते हैं, लहसुन कह सकते हैं। उसके बाद तीली कह सकते हैं। ठीक है भैया, तीली कह सकते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं भैया, हमारे जो है भूमिगत तने के रूप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 160। 160 क्वेश्चन है भैया कि बरगद के पेड़ से विकसित, बरगद के पेड़ से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो बरगद के पेड़ से विकसित होने वाली जो जड़ें उन्हें उन्हें अवस्तंभ जड़ें कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहते हैं, उन्हें अवस्तंभ जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 कि क्या डैश एक खाने योग्य भूमिगत तना है, यानी कौन इसमें ऑप्शन में से कौन है भैया जिनका एक भूमिगत तना है जो खाने योग्य है। तो इनको हम लोग कहते हैं भैया आलू। क्या कहते हैं भैया, आलू। जो आलू का भूमिगत भाग है उसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं, जो कि हमारे खाने के योग्य में आता है। तो आप लोग कहेंगे कि भूमि के अंदर तो मूंगफली भी होता है, शकरकंद भी होता है और गाजर भी होता है। तो ये क्या है भैया, ये तना नहीं है, ये क्या है, ये जड़ है, भूमिगत जड़ है जिनको हम लोग खाते हैं। तो भूमिगत जड़ के अंतर्गत आएंगे मूंगफली, शकरकंद, गाजर। लेकिन ये क्या आते हैं, भूमिगत जड़ के अंतर्गत आते हैं, जो कि जो आलू है उसको हम लोग कहते हैं भूमिगत तना। ठीक है भैया, भूमिगत तना। आलू को हम लोग क्या कहते हैं भैया, भूमिगत तना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। 162 क्वेश्चन है डियर, किस पादप ऊतक में चालनी नालिकाएं, ठीक है, सीव्यू ट्यूबस एवं सहकोशिकाएं कैम्पेनियन सेल्स पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका इसमें बी, यानी फ्लोएम में। ठीक है, किसमें भैया, फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं डियर 163, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आप लोग कहेंगे भैया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। ठीक है भैया, मैं बात करूँ डियर पादप हार्मोन के प्रमुख 5 वर्ग होते हैं, जिनको हम लोग एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, ऑक्सिन कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, जिबेरेलिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर 164, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कौन सी कोशिकाएं भैया फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं। तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी फ्लोएम वाहिका, फ्लोएम वाहिका। ठीक है, कौन भैया, फ्लोएम वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165। 165 क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से वृद्धि रोधक पदार्थ है, निम्नलिखित में से वृद्धि रोधक पदार्थ है। तो आप लोग कहेंगे एस्बेसिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी, अब्सिसिक अब्सिसिक अम्ल। ठीक है भैया, अब्सिसिक अम्ल। अब्सिसिक अम्ल एक ऐसा अम्लीय पादक हार्मोन है भैया जो कि पौधों के वृद्धि रोधक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, यानी वृद्धि रोधक पदार्थ भी इसको कहते हैं। यह कलियों को वृद्धि तथा बीजों को अंकुरण का रोधन करवाता है, जिसकी खोज एडिकोट, यानी एबिसिसिक अम्ल की खोज कौन किया था भैया, तो आप लोग कहेंगे एडिकोट। एडिकोट का सन में किए थे, तो 1965 में किए थे, 1965 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर 166, पौधों में कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया ए, यानी ऑक्सिन। क्या है भैया, ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167। 167 क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन जटिल ऊतक है, कौन जटिल ऊतक है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी दारू। दारू जाइलम जो है हमारा एक जटिल ऊतक है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168, धीरोतकी प्रेसो, धीरोतकी रेसो कोशिका भित्ति कोशिका बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, धीरोतकी रेसो
इसको स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए यानी लिग्निन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। तने का मुख्य कार्य है। तने का मुख्य कार्य क्या है भैया? तो आप लोग कहेंगे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों को बनाए रखने में मुख्य कार्य क्या है भैया तने का? तो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों को बनाए रखने में सबसे बड़ा जो मुख्य कार्य करता है ये करता है भैया तना करता है। ठीक है, बात करें डियर तो इस क्लास में हम लोग यहाँ तक 169 तक कवर किए। आई होप आप सभी को फास्ट रिवीजन के मूड में ये चीज़ें बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।